नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ यूपीएससी में आए हुए पीवाईक्यू साइंस एंड टेक के, जो कि हमेशा करंट अफेयर्स में बने रहते हैं। 2015 से अभी तक के कई क्वेश्चन हैं। अभी भी हमें मैक्सिमम अलग अलग जो भी एग्ज़ाम होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया करते हैं। पहला क्वेश्चन है H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में है, वो किस बीमारी से संदर्भित है? तो जो H1N1 है इसके दो वेरिएंट हैं, H1N1 और H5N1। तो जो H1N1 है वो विषाणु है जो कि स्वाइन फ्लू है, और ये सबसे पहले सूअर में पाया जाता था। 2009 में ये उत्परिवर्तित होकर मनुष्यों में पाया जाने वाला, ये स्वाइन फ्लू के लिए होता है। और H5N1 जो है, H5 और N1, ये जो कि विषाणु है, ये भी आपका बर्ड फ्लू में होता है। ये बर्ड फ्लू के लिए है, ये बर्ड फ्लू के लिए है, बर्ड फ्लू। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द से निम्नलिखित में से अक्सर समाचारों में रहने वाला है, यह शब्द से कौन सा संदर्भित है? तो आइए जानते हैं। इसमें भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं नहीं, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें थील गैस उपलब्ध है नहीं। तीसरा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये है गोल्डीलॉक्स जोन। यह तारे के आसपास का क्षेत्र है जहाँ कोई ग्रह संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है। गोल्डीलॉक्स जोन में किसी ग्रह की सतह का तापमान न तो बहुत गर्म हो न तो बहुत ठंडा हो। से मान के चलिए जो अपने यहाँ तापमान रहता है उसके आसपास तापमान वाला ग्रह रहेगा, वो गोल्डीलॉक्स में आएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। पहला आपका ऑप्शन है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो कि विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करता है। दूसरा आपका ऑप्शन है, NFC के उन युक्तियों यानी डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तीसरा आपका है, संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन कोडीकरण यानी एन्क्रिप्शन, जैसे आपका व्हाट्सएप में होता है, उसका उपयोग कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, और सी है 1 और 3। तो जो हमारा सही सवाल है वो आपका है सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन 2 जो है वो 4 से 10 सेंटीमीटर के भीतर में कार्य करेगा, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। तो इसमें हमारा जो सही है वो सी है, सी सही है। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि ये 1 मीटर नहीं, 4 से आपका 10 सेंटीमीटर है, CM। आपका चौथा क्वेश्चन है, फ्लूअस सेल्स। जो फ्लूअस सेल्स है जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ये यूपीएससी 2015 में ये भी सवाल पूछा गया था। ऑप्शन 1 है, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद वार्ड प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। यह है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी
छोटी युक्तियों डिवाइसेस के लिए नहीं। ऑप्शन 3, फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन 1 है केवल एक, बी केवल एक और 3, सी केवल एक और 3, सॉरी बी में है 2 और 3 और सी में 1 और 3, डी में है आपका 1 2 3। तो जो हमारा सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केवल एक। 2 और 3 क्यों नहीं सही है? तो 2 में फ्यूल सेल दिष्ट धारा यानी डीसी के रूप में विद्युत उत्पादन करती है, जिसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। यद्यपि अधिकांश घरेलू उपकरण जो है एसी पे चलते हैं, इसलिए डीसी की धारा जो है कि एसी में परिवर्तित करने के लिए पावर कंडीशनर की ज़रूरत होगी। इसलिए कथन 2 गलत है, जो कि जिसको इन्वर्टर भी कहते हैं, जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसका नाम इन्वर्टर है, जो कि जिसमें डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 जो है वो फ्यूल सेल का उपयोग छोटे से लेकर बड़े उपकरणों में किया जा सकता है। इनका उपयोग लैपटॉप जैसे छोटे उपकरण डिवाइसेस में भी किया जाता है, इसलिए कथन 3 गलत है। 24 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लेते 0.5 वोल्ट तक के डीसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त और औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी संभव कर दिया है। दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो एक में है केवल एक, बी है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में है न तो 1 न ही 2। तो अपना ऑप्शन जो है वो सी सही है, सी। क्योंकि दोनों सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इसका उपयोग करके जीन थेरेपी में विशिष्ट कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों तक आनुवंशिक पदार्थ पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। एक बात 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। दूसरा है यह डार्क मैटर की खोज के लिए बड़ी शक्तिशाली दूरबीन है। तीसरा है यह बर्फ़ की गहराई में दबा हुआ है। कौन सा ही है? केवल एक और 2 और 3, सी है आपका 1 और 3। तो ये दोनों गलत है, तीसरा तीनों सही है। उसका कारण है आपका कथन डी इसलिए सही है क्योंकि इंडार्क आर्कटिक क्षेत्र में आपका आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहली, ये आपका लगभग बर्फ में 2.5 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। यह लगभग 2.5 किलोमीटर बहुत गहराई में इसको रखा है, ये स्थित है आपका। कभी कभी समाचारों में दिखे जाने वाला शब्द इंडार्क जिसको बोलेंगे, किसका नाम है? तो देशज रूप में विकसित भारतीय रक्षा यानी डिफेंस के अधिष्ठित रेडार सिस्टम या हिंद महासागर के रिम के क्षेत्रों की सेवा प्रदान करते हैं। तो भारत का उपग्रह भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान। डी है आपका आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। तो आपका इसमें जो कथन है वो डी ही सत्य है,
क्योंकि 2014 में नॉर्वे के स्वालबार्ड के कोंग्सगार्डन fjord में स्थित किया गया था, जो नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। यह वेधशाला का जो शोध लक्ष्य है वो आर्कटिक जलवायु का अध्ययन करना है, इनका मानसून पर पड़ने वाला प्रभाव समझना है। इसे 2014 में स्थापित किया गया था। अब वहाँ पे कहाँ पे, तो नॉर्वे के ऊपर एक जो क्षेत्र है वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। ये 2016 में पूछा था। जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, केवल 3, एक और 3, चौथा जो है आपका है 1 2 3। तो जो विषाणु है सबको संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो इसीलिए उनका नाम विषाणु है। वो जीवाणुओं को भी, कवकों को भी, पादपों को भी। 9वां प्रश्न है आपका कि भारत में पूर्व संवेष्टित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अंकित करना अनिवार्य है? ये बहुत चर्चा में है और हमेशा चर्चा में रहता है। इस समय और चर्चा में है क्योंकि बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे पार्ले जी के पीछे लिखे हुए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन का कंपेयर टूटे हुए रोड से किया जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस हैं इस प्रकार के। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन 1 है संगठकों की सूची जिसमें संयोजित शामिल है। पोषण विषयक सूचना, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संतुष्टियां यदि कोई है। शाकाहारी और मांसाहारी। निम्नलिखित दिए गए कूट का सही प्रयोग उत्तर चुनिए। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, डी केवल 1 और 4। तो जो सी है आपका 1 2 और 4, इसमें आपका 3 नहीं है। क्यों? चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी प्रकार की एलर्जी संभव, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, वो खाने की चीज़ें हैं और खाने की चीज़ों में मतलब सुरक्षा वो लिखा जा सकता है। ये चिकित्सा व्यवसाय द्वारा मतलब ऑप्शन दिया गया। तो जो भारत में प्रत्येक पूर्व संवेष्टित वस्तु का लेबल है उसमें रखते हैं वो इस प्रकार है। खाद्य पदार्थ का नाम, सबसे पहले उनका हम नाम लिखते हैं। फिर लिखते हैं संगठकों की सूची, मतलब उसमें क्या क्या ऐड किया गया है। शुगर, मान लीजिए बिस्किट है तो शुगर, मैदा, ये सब। उसके बाद होता है खाद्य संयोजक की घोषणा कि उसने क्या लिखा है। शुद्ध मात्रा या शुद्ध भार, मतलब कौन सी चीज़ में कितना, मतलब उसमें मान लीजिए चीनी है, कितना मैदा है, कितना पानी है, कितना दूध डाला गया है वो। फिर वो कितना वजन है उसका। बैच पहचान, कौन सा उसका पहचान है। निर्माता का नाम, कौन सी कंपनी, जैसे पार्ले जी। फिर तिथि अंकन, कौन सी तिथि में बना है। शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसका लोगो, शाकाहारी का लोगो, मांसाहारी का लोगो। पोषण संबंधी जानकारी, वो मतलब उसमें कितना फैट है, कितना न्यूट्रिशन है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना एनर्जी है, वो सब उसमें आपका अंकित होगा। फिर आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो है भारत का प्रमुचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे अंतरिक्ष उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1 नहीं 2। तो जो इसमें कथन है वो डी सही है 10वें का, न 1 न 2। क्यों? क्योंकि जो है फर्स्ट ये कि जो यूएसए है उसका हबल है। दूसरा
स्पेक्ट्र आर रूस का है, सुजाकू जापान का है, एस्ट्रोसेट भारत का है। तो भारत चौथा स्थान पे है। ऐसा नहीं है कि रूस है और इसके अलावा भारत ही है या उसका 2000 का वजन है, नहीं। दूसरा क्यों नहीं सही है? तो एस्ट्रोसेट जो है वो PSLV C30 द्वारा, ये आपको हम बताते हैं, पहले सबसे पहले जो है वो आपका रूस है, फिर जापान, फिर है आपका भारत। और जो को दूसरा कथन है उसके संदर्भ में जो आपका C30 PSLV C30 से और ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 1650 नहीं। आप एक बार भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ऊंचाई पे कौन सा लेयर होता है। तो ये 1650 की ऊंचाई वाली कक्षा में है और भूमध्य रेखा से 6 डिग्री के कोण पर स्थापित किया गया है। जो पृथ्वी है इसमें जो भूमध्य रेखा है उस पे 6 डिग्री पे इसको लगाया गया है, 6 डिग्री पे कोण पर स्थापित किया गया है। इसका जो वजन है वो 1513 ग्राम है, 2000 नहीं है ये, 1513 किलोग्राम लगभग है, 1513 kg लगभग। तो ये मतलब दोनों ऑप्शन गलत हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11वां जो क्वेश्चन है वह है आपका इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान। अभी मंगलयान गगनयान चर्चा में है इस समय। तो अभी मान लीजिए इस समय आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो गगनयान इस समय बहुत चर्चा में। अभी आया था कि गगनयान के लिए बहुत सी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कई चीज़ें। तो पहला ऑप्शन ये है कि को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा है भारत को यूएसओ के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रण करने वाला दूसरा देश बना दिया है। जो मंगलयान है भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रवण कर दिया, पहली बार में ऐसी सफलता प्राप्त कर ली है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, दूसरा 2-3 सी है आपका, 1 और 3 सी ही सही है। केवल 1 और 3 आपका सही है, 2 सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? तो 1965 में 1965 में जो पहली बार सफल उड़ान भरी, बाद में 4 संस्थाएं से नासा जो है, फिर सोवियत संघ, रूस, यूरोपीय यूनियन, भारत आपका चौथे नंबर पे आता है। इसमें रूस भी है, भारत यहाँ पे चौथे नंबर पे है। IND भारत चौथे नंबर पे है इस मामले में। क्वेश्चन 12 जो है इसमें है ग्रीस लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, क्या है? तो ये अभी भी डोनाल्ड ट्रंप और उनका जब मिलन हुआ था तो भी ये चर्चा में था। ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। हाँ यही सही है। इसमें 10 इंजन है। इसमें 10 इंजन है। ये इलेक्ट्रिक विमान है जो कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और उड़ भी सकता है। सबसे खास बात है कि इसमें 10 इलेक्ट्रिक इंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हाल ही में समाचारों में आने वाला LIFI संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। LIFI होता है, इसमें लाइट जो है लाइट माध्यम होता है, यहाँ से वहाँ भेजने का। जैसे वाईफाई में आपका फ्रिक्वेंसी होता है, उसी में LIFI में लाइट होता है। यह बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना बेहतर है। बात सही है, लेकिन इसमें एक कमी है। वाईफाई का दूरी रेंज अच्छा होता है, 50 मीटर 100 मीटर। LIFI का नहीं होता है, ये बहुत कम रेंज के लिए है, 5 मीटर 10 मीटर के लिए अच्छा काम करता है।
हालांकि उसको उन्नत किया जा रहा है लंबे के लिए। इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों ठीक है। वाईफाई के बारे में भी सही कहा गया है और लाईफाई के बारे में भी सही कहा गया है। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। यह आपका बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसे आपका अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत इसको बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोजोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका जो ये ट्रांसक्रिप्टोम है, ये आपको निर्दिष्ट करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। पहला आपका ऑप्शन है जीनोम संपादन के प्रयुक्त एंजाइम श्रेणी न, कतई नहीं। जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन है। कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों में एक क्रियाविधि, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन केवल यही सही है, ये गलत है। आपका ये ऑप्शन बी सही है, जो कि ऑप्शन है कि mRNA मेन है इसमें, mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। 16 क्वेश्चन है INS अस्त्रधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था। तो ये उभयचर युद्धपोत है, नहीं उभयचर नहीं है। नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी नहीं, ये नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी का स्पेशलिटी नहीं है। टारपीडो प्रमोशन पुनर्प्राप्ति जलयान, हाँ ये बात सही है। ये एक मिनट केवल सी सही है आपका, उसका रीजन है जो INS अस्त्रधारणी का है, ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी रूप से 95% जो है ये भारत में बना। 5% के अलग अलग पार्ट हैं जो भारत में निर्मित नहीं है। ये टारपीडो को लॉन्च भी कर सकता है, रिकवरी भी कर सकता है, जिसको TLR, जो कि शॉर्ट फॉर्म है TLRV इसको कहा जाता है। PV नहीं, ये RV होगा, TLRV। ये इसका स्पेशलिटी ये है कि ये स्वदेशी रूप से 95% डिजाइन है, ये सबसे बड़ी खासियत है। क्वेश्चन 17 है भारत का अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। मुश्किल नहीं बोल सकते। यह उपग्रह मार्ग निर्देशन सैटेलाइट नेविगेशन का एक वैश्विक भूमिका प्रदान कर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सरासर गलत है। यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन फिशन रिएक्टरों की दक्षता को तेजी में सुधार ला सकता है, नहीं ऐसा स्पेशलिटी नहीं कर सकते। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, ये सबसे सटीक है, यही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में आया था। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिसमें डेंगू संचारित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण है वो संभव होता है। आपके निम्नलिखित कथन है। केवल एक और दो, एक दो, दोनों सही है ना? क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जो है यो एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और जीका वायरस जो है वो लैंगिक संचरण संभव होता है। हाँ होता है, बात सही है। निम्नलिखित युग्मों को विचार करिए। लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्राउनी वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब देखिए इसमें है केवल एक, दो, तीन, एक, दो, हम इसको मिलाते हैं। इस लिपस्टिक में शीशा होता है चमकाने के लिए। शीतल पेय में ब्रोमीनी वनस्पति तेल होता है।
चाइनीज फास्ट फूड में जो कि बहुत ही लाइट में रहता है, हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर या किसी मतलब इन्फ्लुएंसर या फिर किसी भी क्या बोलते हैं आपके बॉलीवुड एक्टर, इसको ज़रूर उठाया जाता है, या जो भी सोशल वर्कर है कि चाइनीज़ फास्ट फूड जो होते हैं उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये मतलब एक इसको करंट अफेयर्स ही नहीं बोल सकते हैं, परमानेंट के लिए हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन डी सही है, डी तीनों। कभी कभी समाचारों में इन्वेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी या स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, इन्वेंट होराइजन जो है, और सिंगुलैरिटी या फिर स्ट्रिंग थ्योरी या फिर स्टैंडर्ड मॉडल, ये ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के लिए हमेशा प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना जो एलिसा है, एलिसा परियोजना का प्रयोजन है। इसका मतलब जो विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी है उसका मेन काम जो है वो है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, कि गुरुत्वीय तरंगें कैसे काम कर रही हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसका ये लोग मतलब संसूचन करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है आपका। बाकी न्यूट्रॉनों का संसूचन करना नहीं, प्रक्षेपण पात्र रक्षा प्रणाली को प्रभावित करके संसूचन करना नहीं, हमारी संचार प्रणालियों पर सौर ज्वाल फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना, ऐसा नहीं है। उसका बी सही है, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड का उपयोग OLED, जैसे एक होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड, फिर होता है MOLED, सॉरी ALED, LED, फिर OLED, फिर होता है MOLED। तो LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड, फिर OLED होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, फिर होता है MOLED। तो MOLED पतला फ़ोन जितना रहेगा, जितना पतला ये क्या बोलते हैं मूवेबल या फिर फोल्डेबल फ़ोन हुआ, फोल्डेबल टीवी हो गया, सब MOLED के द्वारा ही आपका संभव हो पाई है। तो का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले संचित करने के लिए किया जा रहा है। द्रव क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में OLED के प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तटों पर संविरचित किए जा सकते हैं। सही है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिपेल्वियन पदार्थ रोल्ड ऑफ डिस्प्ले है बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोन है तो उसका जो डिस्प्ले है वो LED है, अगर वो MOLED हो जाए तो उसको फोल्ड भी किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मुड़ेगा तो वो टूटेगा नहीं। OLED के प्रयोग से प्रदर्श संभव है, तीनों सही है। ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3 नहीं, केवल 2 नहीं, 1 2 3 तीनों सही है। हाँ बस सही है, सी सही है तीनों। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किनके लिए विविध अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉरपोरेट निकाय, बॉडी कॉरपोरेट। दिए गए कोड का प्रयोग करिए। केवल 1 गलत, 1 और 2 गलत, केवल 3 गलत,
चौथा सही है, 1 2 3। क्योंकि भारत सरकार ने देश के नागरिकों की साइबर स्पेस की सुरक्षा करने के लिए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बाकायदे बना के प्रस्तुत की थी। इसमें सब दर्शाया गया है कि कौन किसकी क्या भागीदारी है। सब लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। वैसे सर जो मतलब साइबर फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं उस सब के बारे में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आप सुनते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, कायिक कोशिका न्यूक्लिन अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जैव डिम्बिनाशी का उत्पादन। नहीं नहीं भाई, डिम्बिनाशी नहीं करना है। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक गलत। जंतुओं के जननीय फ्लोमी, हाँ ये सही है। तो मुक्त जीवों का उत्पादन नहीं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत के कृषि संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाली जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग के तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है? विभिन्न फसली पौधों के रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुकरण का उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने के लिए वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका उपयोग फसलों के पोषी रोगाणु संबंधों को समझाने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। केवल 1 2 और 3, 1 और 3। अरे भाई 1 2 3 तीनों सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यदि अभी तक हमारी वीडियो को देखा और समझा। आगे हमारे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।